आइए हम लोग नए टॉपिक पढ़ते हैं। उसका नाम है इम्फेटिक सेंटेंस। क्या नाम है? इम्फेटिक सेंटेंस। इसका मतलब होता है जोरदार वाक्य, बलदायी वाक्य भी होता है। तो यह सब आपके मन में होगा कि क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है, इसकी महत्ता क्या है। जब हम लोग इंग्लिश लिखते हैं या बोलते हैं तो उस समय में जैसे आप लोग पढ़े थे अफर्मेटिव, निगेटिव, एस नो क्वेश्चन, एस नो नेगेटिव क्वेश्चन, उसी तरह से इम्फेटिक सेंटेंस भी हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले बनाने का नियम जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जानते होंगे। आइए पहले देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका आप जो स्ट्रक्चर पढ़े हैं वह आपका नॉन इम्फेटिक सेंटेंस होगा। नॉन इम्फेटिक सेंटेंस। आप सोचिएगा नॉन इम्फेटिक सेंटेंस का मतलब जिसमें जिस वाक्य में जोड़ नहीं दिया जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यही पढ़े थे ना आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर में। अगर आप कभी भी पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हैं तो पहले आप इसको जान लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नॉन इम्फेटिक मतलब क्या हुआ? बिना जोड़दार वाला वाक्य, मतलब जिसमें जोड़ नहीं दिया जाता, जो बलदाई नहीं होता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे वह खेलता है। क्या इसका बनाइएगा? ही प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, यह इसमें तो कोई जोड़ देने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसका इम्फेटिक सेंटेंस बनाइएगा, अगर आप इसका इम्फेटिक सेंटेंस बनाइएगा तो इसके लिए भी स्ट्रक्चर आपको जानना होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या जानना होगा? इम्फेटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। डू ऑब्लिक डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आपके मन में पहला प्रश्न होगा, क्या होगा कि यहां पर तो आप नोट नहीं लगाए हैं, फिर डू डज क्यों लगाए? पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिर यहाँ V1 क्यों लगाए? बिना आवश्यकता का फिर आप डू डज क्यों लगाए? याद रखिएगा, अभी जो मैं आप लोगों को बताया था यह नॉन इम्फेटिक सेंटेंस है। क्या है? नॉन इम्फेटिक सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर तो आप लोग पढ़े थे, वह गीत गाता है, वह पढ़ता है, वह रोता है, वह खाता है, एटसेट्रा। इम्फेटिक में क्या है? जोड़ देने वाला है। इसमें क्या होता है कि जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो आप पढ़े थे एच भी हेल्पिंग वर्ब, वो क्या होता है? डू ऑब्लिक डज। और याद रखिएगा डू ऑब्लिक डज के बाद हमेशा जब भी होता है तो V1 होता है, V1 के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड होता है। एक खासियत है, डू डज के बाद जब भी होगा तो V1 होगा। आपके मन में होगा कि इस दोनों का हिंदी क्या होगा। जिसे आप जानते होंगे, अभी पढ़ाए थे कि वह पढ़ता है, ठीक है, वह खेलता है, वह, देखिए इसका हिंदी क्या होता है? वह खेलता ही तो है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खास है, वह खेलता ही तो है। यहाँ पर देखिए ही डज प्ले। आपके मन में होगा कि अगर कभी भी आप अगर इम्फेटिक सेंटेंस को नहीं पढ़ते हैं
तो आप अगर इस सेंटेंस को पहली बार अगर कहीं देख लेते तो आपके मन में होता यह निश्चित गलत है। तो आपके मन में होता कि यह गलत क्यों है, यहाँ पर डज लगाया गया है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अगर नॉट नहीं है, अगर नॉट नहीं है तो फिर डज क्यों हुआ? तो लेकिन अब आप जान गए हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का नॉन एम्फेटिक सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। अगर एम्फेटिक सेंटेंस आप इसका बनाइएगा तो उसमें क्या करना होगा? डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट तो देना ही होगा। तो याद रखिएगा कि जब डज के बाद डायरेक्ट V1 हो जाएगा तो समझ लीजिएगा यह एम्फेटिक सेंटेंस है, मतलब जोरदार वाक्य है। तो देखिए मैं यहाँ पर और एक जानकारी देता हूँ और किस तरह से आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, और खास तौर से जो आप हमेशा बोलते हैं इंग्लिश, उसमें इसका कि मतलब आप कैसे बोलिएगा, बोलने के समय, लिखने के समय किस तरह से, आइए देखते हैं। जैसे कि देखिए मैं रोता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए ता लगा हुआ है, मैं रोता हूँ, आई वीप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रोता ही तो हूँ, मैं रोता ही तो, आई डू वीप। आप सोचिएगा कि इसमें किस तरह से आप कैसे बना, अभी मैं स्ट्रक्चर दिया था सिंपल, जो बिना जोड़ देने वाला वाक्य अगर रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पढ़े वो तो बनेगा। अगर रोता ही तो हूँ, पढ़ता ही तो हूँ, सोता ही तो हूँ, इस तरह से ही तो हूँ लगा रहेगा, ही तो हूँ, ही तो है, ही तो थे, इस तरह से लगा रहेगा। आई डू विल, अगर था लगेगा तो उसके लिए मैं अलग बताऊंगा अभी। तो आइए अब इस तरह से हम लोग कैसे इसको बनाएंगे इंग्लिश में, उसके बारे में। इसमें क्या है कि आपसे कोई पूछ देगा आई सिंग ए सॉन्ग, इसका पूछेगा कि आप बताइए, यह नॉन एम्फेटिक है ना, नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है। आपसे पूछेगा कि इसका एम्फेटिक बनाओ, कैसे बनाइएगा? तो एम्फेटिक बनाने के लिए अगर कहेगा तो कैसे बनाइएगा? तो आई, पढ़े हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, आई डू सिंग ए सॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा देखिए, ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक। आपके मन में होगा कि आप यहाँ डू क्यों दिए? थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ करके जितने भी पर्सन हैं सब में क्या करना है? डू लगाना है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज लगाना है। इसका हिंदी क्या हुआ? मैं गीत गाता हूँ, नीचे का हिंदी हुआ मैं गीत गाता ही तो हूँ, ठीक है। ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ते हैं जनरली। अब ये तो नॉन एम्फेटिक हो गया और नॉन एम्फेटिक हो गया। और अगर आप एम्फेटिक बनाना चाहेंगे इसका तो कैसे बनाएंगे? ही डज रीड ए बुक, ही डज रीड अ बुक, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप और उदाहरण अगर और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं। दे हेल्प मी, अगर इसका हिंदी लिखना चाहेंगे तो मैं बोल दूंगा, आप घर पर लिख लेंगे। दे हेल्प मी, दे हेल्प मी, नॉन एम्फेटिक सेंटेंस, दे हेल्प मी नॉन एम्फेटिक, दे हेल्प, वे लोग मेरी सहायता करते हैं। अगर आप एम्फेटिक बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा? दे डू हेल्प, यहां डू लगा दीजिए। दूसरा देखिए, वी सर्व द कंट्री, लोग देश की सेवा करते हैं। इसका ये तो आपका नॉन एम्फेटिक हुआ। अगर एम्फेटिक कहेंगे तो कैसे बनेगा?
वी डू सर्व द कंट्री। अब आपके मन में होगा इसकी हिंदी, दे हेल्प मी, वे लोग मेरी सहायता करते हैं। इसका अगर इम्फेटिक बनाए हैं, दे डू हेल्प मी, डू क्यों लगाया है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर छोड़ करके बाद बाकी सब में डू। वे लोग मेरी सहायता करते ही तो हैं। नॉन इम्फेटिक में अगर हम लोग आते हैं तो वी सर्व द कंट्री, हम लोग देश की सेवा करते हैं। अगर इम्फेटिक बनाएंगे तो हम लोग देश की सेवा करते ही तो हैं। बिल्कुल सही है। तो आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, अब हम लोग चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। दोनों की हिंदी में अंतर होता है, इम्फेटिक और नॉन इम्फेटिक। यह जो मतलब टॉपिक था, मुझे बताने की आवश्यकता इसलिए हुई, अगर आप मतलब बुक पढ़ेंगे इंग्लिश की, मतलब इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे, कोई भी मतलब जो भी बुक पढ़ेंगे, और अगर बोलेंगे या सुनेंगे इंग्लिश, कहीं इस तरह का स्ट्रक्चर अगर रहा था तो आप नहीं जानते, तो फिर आपको समझ में नहीं आता। आइए हम लोग चलते हैं, मतलब अलग टाइप 2 कह दीजिए उसको, टाइप 1 पहले वाला, टाइप 1 टाइप 2। तो आइए सिंपल पास्ट टेंस। आप लोग तो इसका स्ट्रक्चर पहले भी पढ़े हैं, तो अगर जो नहीं पढ़े होंगे अभी पढ़ लीजिए। सिंपल पास्ट टेंस का नॉन इम्फेटिक, नॉन इम्फेटिक मतलब जनरल जो पढ़े थे आप पहले, वो नॉन इम्फेटिक सेंटेंस। नॉन इम्फेटिक सेंटेंस का मतलब बिना जोरदार वाक्य, जिसमें आप पढ़े थे सब्जेक्ट प्लस, इसमें V2 का प्रयोग होता है, वर्ब का दूसरा रूप, V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब क्वेश्चन है क्या, अब इसका इम्फेटिक कैसे बनाएंगे, इम्फेटिक सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देखिए इसमें क्या है, आप पहले पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसमें क्या किए थे, डू डज लगाए थे। याद रखिएगा इसका जो सिंपल पास्ट टेंस का जो HV होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो डीड होता है। आइए डीड देते हैं। तभी मैं आप लोग को बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी होता है तो V1 होता है, डू डज डीड के बाद जब भी होगा तो V1 होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर से एक बार समझ लीजिए, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर अगर आप पहले पढ़े होंगे तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कुछ भाई लोग के मन में यह क्वेश्चन होता होगा, कुछ भाई बहन के मन में, कि ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या होता है? अदर वर्ड, अदर मतलब अन्य, वर्ड्स मतलब सब, अन्य शब्द, मतलब सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट के बाद बाकी जो बच गया शेष वर्ड जो है। देखिए यहाँ पर हमारे कुछ गुरुदेव लोग, साथी लोग, टीचर लोग कुछ इस तरह से अलग अलग, कोई आर लिखते हैं, एक दिन में पूछा आर का मतलब रेस्ट, बाद बाकी जो बच गया। कुछ टीचर लोग ई लिखते हैं यहाँ पर अदर वर्ड की जगह पे, ई का मतलब एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब विस्तार। कुछ टीचर लोग ओपी लिखते हैं, तो ओपी का मतलब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ टीचर मतलब इस तरह से जिसके मन में जैसा होता है तो उस तरह से वे सुविधा के अनुसार लिखते थे। यहाँ अदर वर्ड मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद बाकी जो बच गया वर्ड्स, उसको हम लोग अदर वर्ड्स कहते हैं। आइए इम्फेटिक सेंटेंस का थोड़ा सा मतलब हिंदी में एक बार समझते हैं सेंटेंस क्या। जैसे कि आप पहले नॉन इम्फेटिक लीजिए। नॉन इम्फेटिक मतलब बिना जोड़ देने वाला हुआ, जिसे वह खेलता है, खेलता था, ही प्लेड, कोई दिक्कत नहीं, वह खेलता था, वह खेलता था, कोई दिक्कत नहीं है, ही प्लेड। अगर आप इम्फेटिक सेंटेंस लीजिएगा तो क्या होगा, वह खेलता ही तो था। देखिए अब कभी कभी सोने होंगे आप, तो क्या करते हो, पढ़ते ही तो हैं, क्या करता था, वह पढ़ता ही तो था, मतलब जोड़ दे करके हम अगर किसी वाक्य को बोलना चाहते हैं तो उस समय में हम वहां पर इम्फेटिक सेंटेंस का ही तो था, उसमें भी हम यहाँ पर
बताए थे, वहां पर ही तो है, ही तो हूं लगा हुआ, यहाँ पर ही तो था, ही तो थी, ही तो थे, वह खेलता ही तो था, यहाँ पर जगह ही डीड प्ले। फिर से समझ लीजिए, नॉन इम्पेटिक सेंटेंस का मतलब सिंपल पास्ट टेंस का अगर जनरल स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर हम इसका इम्पेटिक सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन है कि नॉन इम्पेटिक मतलब बिना जोड़ देने वाला, जैसे वह खेलता था, जनरली इसमें कोई जोड़ नहीं दिया जाता, आप किसी के बारे में बतलाते हैं वह खेलता था, ही प्लेड। अगर आप जोड़ देना चाहते हैं वह खेलता ही तो था, तो वहां पर ही डीड प्ले। मैं आपको बताया था यहाँ डीड डू डज डीड की बात जब भी होगा तो V1 होगा, यहाँ पर V2 का प्रयोग नहीं कीजिएगा। अब आपके मन में ये होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ लिए, अब हम लोग टाइप 3 पढ़ते हैं। लेकिन टाइप 3 से पहले कुछ इसमें एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जो एग्जाम्पल देने के बाद मैं आपको आप अच्छी तरह से, और अब कोई बनाने के लिए आपसे बनाने के लिए कोई देगा, बनाओ इसका नॉन इम्फेटिक। और सबसे पहले तो नॉन इम्फेटिक की बात करते हैं। तो कोई बोल दिया कि रोहन डिड सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे नॉन इम्फेटिक है, रोहन सेंग ए सॉन्ग, ठीक है। अगर कोई कह दिया कि आप इसका इम्फेटिक बनाइए, तो इम्फेटिक कैसे बनाइएगा? सबसे पहली बात तो ये जानना होगा कि सिंपल पास्ट टेंस में वाक्य है, बिल्कुल, तो इसका हम सिंपल पास्ट टेंस का इम्फेटिक अगर हमको बनाना है तो सिंपल पास्ट टेंस का एच भी देखना है क्या होगा। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग डीड होता है, मैं अभी एस्टिक में बताया हूँ, जैसे रोहन डिड सिंग ए सॉन्ग। दूसरा देखिए नॉन इम्फेटिक, फिर से देखिए, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। यहाँ हेल्प्ड सिंपल पास्ट टेंस है, अगर हम इसका इम्फेटिक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ही डिड हेल्प। दूसरा देखिए नॉन इम्फेटिक में, दे किल्ड ए टाइगर, इसका अगर इम्फेटिक बनाना है कैसे बनाएंगे? दे किल ए टाइगर, कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार समझ लीजिए। रोहन सेंग ए सॉन्ग V2 है, इसका मतलब याद रखिए इम्फेटिक मात्र जनरली दो ही टेंस के बनाए जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, जनरली यूज भी होता है और हम लोग इसका प्रयोग मतलब हमेशा बनाते भी है। V2 है तो V2 निश्चित एक सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, तो V2 है तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग डिड का प्रयोग कर दिए। जैसे कि रोहन सेंग ए सॉन्ग, तो रोहन डिड सिंग ए सॉन्ग। ही हेल्प्ड मी, तो यहाँ पर हेल्प जो दिया तो डीड हमारा V2 है तो इसका एच भी डीड हो गया, ही डिड हेल्प मी। दे किल्ड ए टाइगर, यहाँ V2 है तो निश्चित रूप से यहाँ पर V2 है तो अगर, और यहाँ पर V2 है, अगर यहाँ पर हम डीड का प्रयोग कर दिए, दे डीड किल ए टाइगर, तो यहाँ पर मेरा ये सिंपल पास्ट टेंस में डीड लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम इसका सिंपल फ्यूचर टेंस का भी बना सकते हैं, जनरली मतलब हम लोग इसका मतलब सिंपल है, बहुत आसान है। टाइप 3 के बारे में देखिए, शायद अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए देगा तो शायद आज के बाद अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। टाइप 3 में देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में हम बताते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में आप लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़े थे, जनरली नॉन इम्फेटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। नॉन इम्फेटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल पब्लिक सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप एम्फेटिक सेंटेंसेस का बनाइएगा तो फिर कैसे बनाइएगा? एम्फेटिक सेंटेंस जब बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा उसके बारे में देखिए। एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल, ठीक है। विल ऑब्लिक सेल सर्टेनली, सर्टेनली ऑब्लिक श्योरली, श्योरली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर क्वेश्चन मन में आया कि एक चीज हमारे मन में एक आया कि आपके मन में भी आएगा, सर्टेनली और श्योरली क्यों लगाएंगे? जैसे आप वहां पर पढ़ते थे, वह पढ़ता है, आप कहते तो वह पढ़ता ही तो है। उसी तरह से आप यहाँ पर एक सेंटेंस में हिंदी में देता हूं, वह पढ़ेगा, ठीक है। दूसरा कहते हैं वह पढ़ेगा ही, तो देखिए सेंटेंस वह पढ़ेगा, ठीक है। दूसरा देखिए वह पढ़ेगा। दो सेंटेंस आपको ये पता चल रहा है कि किस में जोड़ दिया जाता है, किस में जोड़ नहीं दिया जाता। वह पढ़ेगा सिंपल है, वह पढ़ेगा ही, तो ये जोड़ देने वाला एम्फेटिक है। जैसे कि वह पढ़ेगा तो इसका क्या बनाइएगा? ही विल रीड, कोई दिक्कत नहीं है। वह पढ़ेगा ही विल। आप दोनों में से सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, श्योरली का भी मतलब निश्चित रूप से, दोनों में से जो देना हो आप दे सकते हैं। ही विल सर्टेनली, ही विल सर्टेनली रीड। आप सोचिएगा कि इसका पोजीशन जो सर्टेनली और श्योरली का है, तो विल ऑब्लिक सेल और मेन वर्ब के जो है बीच में सर्टेनली या श्योरली का प्रयोग जनरली किया जाता है। ही विल सर्टेनली रीड, वह पढ़ेगा ही। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, सिंपल फ्यूचर टेंस का आप स्ट्रक्चर पढ़े, उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्फेटिक सेंटेंस में अगर हम इसका बनाएंगे तो उसमें क्या जोड़ेंगे? सर्टेनली और श्योरली। एक बात आपके मन में और क्वेश्चन होता होगा कि सर्टेनली और श्योरली का वाक्य आप लोग वैसे भी दूसरी तरह से भी आप इसको, वह निश्चित रूप से पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, वह निश्चित रूप से पढ़ेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। वह पढ़ेगा ही भी बोल सकते हैं। जैसे मैं आपकी सहायता करूंगा, ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा ही, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आता होगा, वो पढ़ेगा, तो यहाँ पर देखिए एम्फेटिक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सर्टेनली प्लस श्योरली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, वह पढ़ेगा, ही विल रीड, वह पढ़ेगा ही विल सर्टेनली रीड। अगर कोई बनाने के लिए दे देगा तो फिर कैसे बनाइएगा उसका? अगर बनाने के लिए कोई दे दिया, जैसे कि ही विल हेल्प मी, कैसे बनाइएगा इसका? अगर मतलब एम्फेटिक बनाना होगा तो ही विल सर्टेनली हेल्प, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही विल हेल्प मी, ही विल सर्टेनली हेल्प मी। आप श्योरली सर्टेनली जो देना चाहेंगे दे सकते हैं। दूसरा देखिए, रोहन विल डू दिस वर्क, रोहन विल डू दिस वर्क, इसका क्या हो जाएगा? रोहन विल श्योरली डू दिस वर्क। एक बार समझ लीजिए फिर से, ही विल हेल्प, वह मेरी सहायता करेगा। अगर हम यहाँ सर्टेन लगाते हैं तो वह मेरी सहायता करेगा ही, एक हिंदी इसका हो गया, वह निश्चित रूप से मेरी सहायता करेगा। तो रोहन विल डू दिस वर्क, रोहन यह काम करेगा। दूसरा, रोहन विल श्योरली डू दिस वर्क, रोहन निश्चित रूप से यह काम करेगा। तो आज हम लोग यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एम्फेटिक सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही, इसको आप बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई छोटी ग्रामर, छोटी किताबें होगी ग्रामर की, तो उसमें भी होगा, आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, देखिएगा। और इसे तो मेरे ख्याल से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया।